आपको कुछ दिखाई दे रहा है? एक गेम दिखाई दे रहा है, क्रिकेट का गेम। और आज का जो विषय रहेगा हमारा गेम थ्योरी रहेगा, और इसको हम अप्लाई करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत। इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हम इस गेम थ्योरी को अप्लाई करेंगे, और इसको हम समझेंगे जैसे गेम है। इस गेम की सहायता से ही हम बेसिक्स समझेंगे गेम थ्योरी का। ये आपको दिखाई दे रहा है ग्राउंड, ये इतना ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आप मान के चलिए ये क्या है, विश्व है। ये विश्व है ये पूरा। और यहाँ पर ये जो आपको खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, इनको आप मान के चलिए ये कौन है, ये है राष्ट्र, जिनको हम बोलते हैं एक्टर, जिनको हम अभिकर्ता हम बोलते हैं। एक हो गया विश्व हो गया, और ये जो ग्राउंड है ये पूरा एक सिस्टम हो गया, वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, जहां पर कई सारे राष्ट्र है, कई सारे राष्ट्र है यहाँ पर। और यहाँ पर दो टीम होती है, मुख्य रूप से दो टीमें यहाँ पर होती है, ए और बी टीम हो सकती है, और प्रत्येक टीम यहाँ पर जीतना चाहती है। प्रत्येक टीम यहाँ पर क्या करना चाहता है, जीतना चाहता है। और यही सिस्टम आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम में दिखाई देगा, जहां पर दो राष्ट्रों के बीच में यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है या ट्रेड भी होता है, तो प्रत्येक राष्ट्र लाभ प्राप्त करना चाहता है, प्रत्येक राष्ट्र यहाँ पर लाभ प्राप्त करना चाहता है। और ये जो दो टीमें आपको दिखाई दे रही है, यहाँ भी ऐसी ही स्थिति आपको देखने को मिलती है, जहां पर आमने सामने दो टीमें रहती है और प्रत्येक टीम जीतना चाहती है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो टीम होती है जो भी डिसीजन लेती है, जैसे सबसे पहले टॉस होता है इसमें, और टॉस के बाद में जो डिसीजन लिए जाते हैं दोनों टीमों के द्वारा, जिसमें एक टॉस जीत जाता है वो डिसीजन लेता है कि हमें फील्डिंग करना चाहिए या बैटिंग करना चाहिए, ये डिसीजन लिया जाता है। लेकिन वो डिसीजन होता है स्ट्रेटेजिक। वो डिसीजन किस प्रकार का होता है, रणनीतिक होता है, स्ट्रेटेजिक होता है। उसको इस प्रकार से लिया जाता है जिससे खेलने वाले को ज्यादा फायदा हो। यानी कोई राष्ट्र है जो टॉस जीत जाता है, वो अपने डिसीजन स्ट्रेटेजिक के द्वारा इस प्रकार से लेता है कि उसको ज्यादा फायदा हो। जैसे ये सभी भी तो देखते हैं जब ये डिसीजन लेते हैं कि हमें बैटिंग करनी चाहिए या फिर हमें फील्डिंग करनी चाहिए, तो ये रैशनल तरीके से पहले डिसीजन लेते हैं। ये देखते हैं कि ये पिच कैसा है, आखिर क्या ये खेलने के लिए अभी सही है या बॉलिंग के लिए सही है, क्या इसमें 2-3 घंटे बाद में यदि हम खेलेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, उसके बाद में अच्छे रन इस पर बन सकते हैं। और यदि अभी इस पर हम बॉलिंग करते हैं तो हो सकता है कि हमें जल्दी-जल्दी विकेट मिल जाए। ओके, तो इस प्रकार से डिसीजन लिए जाते हैं इस गेम के अंतर्गत भी। सेम उसी प्रकार के डिसीजन कोई भी राष्ट्र लेता है दूसरे देशों के साथ में, यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई वार की स्थिति आती है, या कोई भी राष्ट्र दूसरों के देशों के साथ में रिलेशन बना रहा है, किसी भी प्रकार का रिलेशन बना रहा है, तो ये सब कुछ वो डिसीजन लेगा कि इससे हमें कितना फायदा होगा, हमें कितना नुकसान होगा, ये सब इसमें देखा जाता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, क्रिकेट के अंतर्गत भी आपको एक बॉलर दिखाई देता है और एक आपको बैट्समैन आपको दिखाई देता है। एक बॉलर होगा और एक होगा इसमें प्लेयर होगा। ओके, तो दो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसी प्रकार से दो राष्ट्रों के बीच में जब युद्ध की स्थिति बनी रहती है, तो यहाँ पर कई सारे देश ऐसे ही देखते हैं। वो ऐसे देखते हैं जब भी इनको लगता है कि अब फायदा होगा, तभी वो एंट्री करते हैं इसके अंतर्गत। ओके, जब भी दो देश आपस में युद्ध लड़ते हैं या उनके बीच में सहयोग भी होता है, व्यापार भी होता है, तो दूसरे राष्ट्र इनको देखते रहते हैं कि जैसे ही हमें फायदा होगा तभी हम इसमें एंट्री लेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंपायर, इसको आप ले सकते हो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की सहायता से आप इसको समझ सकते हो। इसमें जो रेफरी होते हैं, अंपायर होते हैं, इनको आप एक यूएनओ मान सकते हो। यूएनओ भी देखता है, खड़ा-खड़ा देखता है कि सब कुछ काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि 2 राष्ट्रों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसको पीस में बदलने का वो काम करेगा और सही डिसीज़न लेगा कि राष्ट्र आपस में ठीक से खेलते रहें। यहाँ पर भी वो सही डिसीज़न लेता है। यहाँ पर ये अंपायर है, ये भी ठीक से डिसीज़न लेगा कि यहाँ पर जो कंट्री है और यहाँ पर जो खिलाड़ी है, वो ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ओके?
तो ये सब देखने का काम अंपायर का होता है, उसी प्रकार से इस वर्ल्ड सिस्टम में आपको एक यूएनओ दिखाई देता है, उसका काम भी यही होता है। तो इसकी सहायता से आप इसको समझ सकते हो। आगे चलते हैं, हमारे पॉइंट्स पर आते हैं। खेल उपागम विश्लेषण का एक तरीका है और इसमें कई विकल्प में से कोई श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। इसमें कई सारे आपके पास में ऑप्शन रहते हैं कि किस खिलाड़ी को कब भेजना चाहिए, पहली बार किसको भेजें, उसको फील्ड वो चेक करेगा कि फील्ड कैसा है। ओके, वहाँ पर बॉलिंग कौन करवा रहा है, शुरू में क्या कि कौन-सा खिलाड़ी है जो अच्छा खेल सकता है, शुरू में 10 ओवर में कौन अच्छा खेल सकता है। कई सारे ऑप्शन होते हैं वहाँ पर टीम के पास में। उसी प्रकार से यहाँ पर कोई देश से दूसरे देश के साथ में रिलेशन बनाता है, तो उसके साथ भी कई सारे ऑप्शन होते हैं कि वो किसी भी ऑप्शन को फ़ॉलो करे। तो इसके पास में कई सारे ऑप्शन होते हैं और उसमें से जो उसको सही लगता है कि ये खिलाड़ी है, ये शुरू में जाके अच्छा रन बना सकता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको ये सब देखने को मिलता है कि जो अच्छा होगा, जो उसके लिए सही होगा, जो किसी देश के लिए सही होगा, उसी प्रकार का डिसीज़न वो अपनाएगा। डिसीज़न इस प्रकार से लिए जाए कि न्यूनतम हानि में अधिकतम लाभ हो। डिसीज़न इस प्रकार से ही लिए जाते हैं कि यदि हम दूसरे देशों के साथ में रिलेशन बना रहे हैं, तो हमारा डिसीज़न इस प्रकार से होना चाहिए कि हमें फ़ायदा हो, नुकसान कम हो और यहाँ पर जो फ़ायदा है, जो प्रॉफ़िट है, वो ग्रेटर देन होगा लॉस से हानि कम होनी चाहिए और लाभ अधिकतम होना चाहिए, प्रत्येक राष्ट्र ऐसा ही प्रयास करता है। तो ये समझ में आ गया होगा बेसिक्स क्या होता है, ये कहाँ काम आता है, तो ये विदेश नीति में काम आता है। विदेश नीति में कोई राष्ट्र किस प्रकार की फ़ॉरेन पॉलिसी को फ़ॉलो करता है, कैसे विदेश नीति अपनाता है, दूसरे देशों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार कोई राष्ट्र करता है, तो इन सबको आपको समझना है तो गेम थ्योरी के माध्यम से हम समझ सकते हैं और एक थ्योरी और चलती है डिसीजन मेकिंग थ्योरी। उन दोनों के माध्यम से हम फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए जो इश्यू है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक व्यावहारिक सिद्धांत है। जो खेल सिद्धांत है और डिसीजन मेकिंग जो सिद्धांत होता है, ये व्यावहारिक है, दोनों ही विदेश नीति के साथ में जुड़े हुए हैं। गेम और ये जो सिस्टम है, इसमें क्या-क्या समानताएँ हैं? खेल के अंतर्गत और फ़ॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत क्या-क्या समानताएँ आप देखिए। पहली समानता है संघर्ष की स्थिति है। इसमें दोनों पक्ष जीतने का पूरा प्रयास करते हैं। 2 पक्ष होंगे, 2 टीमें होती है, दोनों ही जीतने का प्रयास करते हैं। यूएस से यूएसएसआर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दोनों ने ही जीतने का प्रयास किया। भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन, प्रत्येक राष्ट्र जीतने का यहाँ पर प्रयास करता है और खेल में भी ऐसा ही होता है। दूसरी समानता क्या उद्देश्य कि ये दोनों पक्षों का एकमात्र उद्देश्य संघर्ष में सफलता प्राप्त करना। यही पर्पज़ होता है कि कैसे भी करके हम किसी भी प्रकार का डिसीज़न को फ़ॉलो करके कोई भी हम डिसीज़न लें, उससे हमें क्या होना चाहिए, उससे हमें सफलता प्राप्त होनी चाहिए और तीसरी विरोधियों की नीति का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। आप देखते हो जब भी कोई बॉलर होता है, वो देखता है, पहले दिन देखता है कि वो खिलाड़ी कैसा खेलता है। वो एनालिसिस करता है कि ये जो खिलाड़ी है, सचिन कैसे खेलता है, सहवाग, गांगुली ये सब कैसे खेलते हैं, रिकी पॉन्टिंग कैसे खेलते हैं, ये पहले स्टडी करते हैं जितने भी बॉलर होते हैं, वो देखते हैं कि ये जो बैट्समैन है कैसा खेल रहा है, प्लेयर कैसा खेलता है, ये सब पहले स्टडी करते हैं और दूसरे दिन ग्राउंड पे उसी प्रकार की बॉलिंग करवाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस सिस्टम में जब भी आप दूसरे देशों के साथ में कोई रिलेशन बना रहे हो या कोई डिसीजन ले रहे हो, तो आपको देखना होगा सामने वाला क्या कर सकता है। ओके, तो सामने वाले को भी आपको पहचानना होगा कि सामने वाला क्या डिसीज़न लेगा, उनका क्या रिफ्लेक्शन हो सकता है। आप जो डिसीज़न ले रहे हो, उसके विपक्ष में, उसके सामने, सामने वाला क्या डिसीज़न लेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो 3 प्रकार की समानताएँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इसका जो प्रयोग है इकोनॉमिक्स में होता था, मैथमेटिक्स के अंतर्गत इसका प्रयोग हुआ था सबसे पहले और इनका प्रयोग किया गया न्यूमैन के द्वारा और मॉर्गनस्टर्न के द्वारा, ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था 1944 में जब इनके द्वारा एक बुक लिखी जाती है, थियरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर। ओके, ये जो न्यूमैन है वही न्यूमैन है जिनकी मैथमेटिक कैलकुलेशन का प्रयोग बम बनाने में भी किया जाता है, जो परमाणु बम बनाया था अमेरिका ने 44
45 पे के अंतर्गत जो भी बम बनाया था, उसमें इसी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये वही न्यूमेन है। इनकी कैलकुलेशन काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, वो 1944 में जब ये बुक आती है, एकदम सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीकों से यहाँ पर इनका सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। यदि हम राजनीति विज्ञान की हम बात करें, तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कुछ स्कॉलर है जिसमें अनातोल रापोर्ट है, सेकंड है इसमें डुंकन ल्यूइस है, हार्वर्ड रैफिया है और चौथा इसमें मार्टिन सुबिक। इन इन चारों ने राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग किया है। यदि हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत हम बात करें तो मार्टिन कैप्लन का नाम आएगा, विलियम राइकर का नाम आएगा, थॉमस सेलिंग का नाम आएगा, आर्थर ली बर्न्स का नाम आएगा और रिचर्ड क्वांट का नाम आएगा। तो ये जो स्कॉलर है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो विचारक है उन्होंने राजनीति विज्ञान में इन्होंने प्रयोग किया, पहला इंटरनेशनल रिलेशन में हो गया और सेकंड हो गया पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया और ऊपर है इन्होंने मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसका सबसे पहले गेम थ्योरी का व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया साइंटिफिक मेथड के द्वारा। तो ये कुछ फैक्ट हो गए। इसके अलावा एक विचारक और है कॉल डब्ल्यू ड्यूस, इन्होंने भी गेम थ्योरी का प्रयोग किया है और 2 किताबें लिख दी है। बहुत शानदार किताबें इनके द्वारा लिखी गई है। 2 किताबें हैं, गेम थ्योरी एंड पॉलिटिक्स पहली किताब है और दूसरी किताब की हम बात करें तो यह है पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड द नॉर्थ अटलांटिक एरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द लाइट ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस 1957। तो ये 2 बुक्स इनके द्वारा लिखी गई। तो ये कुछ फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। जो पहले बताया था वो नहीं पूछा जाता इतना, यहाँ पर ये जो फैक्ट बता रहे हैं ये ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर जो गेम की बात की जा रही है, ये कोई सामान्य सा नहीं है, बाय चांस नहीं होता है कि कोई भी टीम ऐसे ही कुछ भी डिसीजन लेती है, बाय चांस नहीं। वो स्ट्रैटेजी के द्वारा एक स्ट्रैटेजी होती है, उनकी एक रणनीति होती है, उसी के द्वारा वो अपना डिसीजन लेते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। सब कुछ होता है प्लान के तहत होता है, स्ट्रैटेजी के द्वारा होता है। तो जिस गेम की हम बात कर रहे हैं, जिस गेम को हम खेलने की बात कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं खेला जाता है, स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पर राष्ट्र जब कोई डिसीजन लेता है तो उसके पीछे स्ट्रैटेजी होता है कि ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, इससे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, इन सभी को इसमें ध्यान रखा जाता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। खेल सिद्धांत में जिस खेल की चर्चा की गई है वह युक्ति का खेल नहीं है, युक्ति का खेल है, सॉरी। वो गेम ऑफ स्ट्रेटेजी है, ना कि गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस नहीं है कि संयोग से ऐसा हो गया, ऐसा डिसीजन ले लिया, कुछ ऐसे नहीं होता है। ओके, कोई भी देश दूसरे पर आक्रमण करता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट जोन बनता है, तो ऐसे ही कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं बनता है। अमेरिका ऐसे ही इराक पर हमला नहीं करता है, लीबिया पर हमला नहीं करता है, पूरे मिडिल ईस्ट को ऐसे ही खत्म नहीं करता है वो। उसके पीछे पूरा स्ट्रेटेजी होता है, एक गेम खेला जाता है, यही आपको समझना होता है। तो इसमें क्या-क्या होता है, इसमें रूल चलते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ प्लेयर्स होते हैं इसमें, कुछ मूव्स इसमें किया जाता है, स्ट्रैटेजी इसमें होता है और पे ओ बी इसके अंतर्गत होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें आप शामिल कर सकते हो। ये सब होता है इस गेम थ्योरी के अंतर्गत। हमें ये देखना होता है कि जो डिसीजन है वो किन परिस्थितियों में लिया जा रहा है। जो परिस्थितियाँ हैं वो हमें स्टडी करनी होती है कि किस कंडीशन में किस प्रकार का डिसीजन लिया जा रहा है। जो गेम थ्योरी के स्कॉलर है वो यही तो देखते हैं, किसी ने डिसीजन लिया तो उस समय कंडीशन कैसी थी, उस देश का कंडीशन कैसा था और बाहर कैसा कंडीशन था। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा था और जो एक्सटर्नल है वो स्ट्रक्चर कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, 2 राष्ट्रों के बीच में वो क्या कर रहे थे, यूएसए पावरफुल था, यूएसएसआर था, चाइना था, जापान था, ये सब क्या कर रहे थे उस समय, इनका पावर स्ट्रक्चर कैसा था, उन सबको हम डिटेल से एनालिसिस करते हैं, फिर ही कोई राष्ट्र डिसीजन लेता है। अपने विकल्प का तुलनात्मक विश्लेषण भी इसमें किया जाता है। कई सारे आपके पास में ऑप्शन रहते हैं, उसका आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो। जैसे हमारे पास में 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसको हम स्टडी करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक रूप से हम इसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर हमें किसमें ज़्यादा लाभ हो और हानि कम से कम हो। प्रत्येक राष्ट्र जब डिसीजन लेता है तो उसका यही पर्पज़ होता है कि कम से कम हानि हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो।
तो मान लेते हैं इसी में ऐसा हो रहा है तो इस ऑप्शन को हम फॉलो करेंगे। ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। अब है इसका पूरा कंक्लूज़न, एक कंक्लूज़न देखिए आप, जो गेम थ्योरी है, उसमें कोई राष्ट्र जब डिसीज़न लेता है तो कैसे लेता है? इसमें 5 क्वेश्चन वो अपने आप से पूछता है। कोई भी राष्ट्र कोई डिसीज़न लेता है या आप भी कोई डिसीज़न लो, या ये जो क्रिकेट का गेम था, शतरंज का जो गेम है, उसमें भी ऐसे चलता है, शतरंज में 2 प्लेयर होंगे आमने-सामने और वो जो खेलता है, वो ये सोचेगा कि अगला क्या कर सकता है आगे। वो आगे की सोचेगा कि उसके आगे क्या कर सकता है, उसके आगे क्या सकता है और उसके भी आगे वो, यदि हम इस प्रकार का खेलेंगे तो अगला ऐसा चल सकता है, ऐसा खेल सकता है, ऐसा खेल सकता है, उसके बाद में हम किस प्रकार से खेलेंगे। तो सब कुछ सोचना पड़ता है इन सब के बारे में। पहले से ही सब कुछ हमें डिसाइड करना होता है। यही इस प्रकार से क्वेश्चन हमें पूछने होंगे अपने आप से कि जो आप डिसीज़न ले रहे हो उस वो किस प्रकार से लेंगे हम। पहला पॉइंट, व्हाट स्ट्रैटेजी आर अवेलेबल टू यू, आपके पास में कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी अवेलेबल है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। मान लेते हैं कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी आपके पास में है, ए, बी, सी, डी, आपके पास में 4 स्ट्रैटेजी है। ओके, आपके पास में कितनी है, 4 स्ट्रैटेजी है। पहली बात हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी आपके पास में है। दूसरा पॉइंट है, आपका जो शत्रु है उसके पास में कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी है, आपका जो शत्रु है उसका भी एनालिसिस करना होगा। जैसे मैंने बताया, गेम थ्योरी के अंतर्गत जो गेम हम खेलते हैं उसमें भी पहले हमें देखना होगा कि आगे आगे वाला क्या कर सकता है, सामने वाला क्या कर सकता है। ओके, सामने वाला जो खिलाड़ी है वो क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से खेल सकते हैं, वो हमें देखना होगा कि अगले के पास कौन से ऑप्शन है, अगला क्या कर सकता है, ये भी हमें एनालिसिस करना होता है। ओके, सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा है तीसरा है, यदि हम कुछ करते हैं, यदि किसी ऑप्शन को हम अप्लाई करते हैं, कुछ डिसीज़न लेते हैं, तो उसका आउटकम क्या होगा? आउटकम हमें पहले ही सोचना पड़ता है। यदि आप किसी दूसरे पर हमला करते हो, यदि अमेरिका इराक पर हमला करता है, तो उसका आउटकम क्या होगा? उसका रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा हो। इसी प्रकार से यहाँ पर डिसीज़न लिए जाते हैं और यदि आपने डिसीज़न लिए, उससे उससे क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, आउटकम, ये सब आपको बहुत डिटेल से इसमें स्टडी करना होता है और अंतिम में जो आपके जो शत्रु राष्ट्र है, जो एनिमी है, जो सामने वाला जो खिलाड़ी है, वो क्या सोचते हैं, वो किस प्रकार से डिसीज़न लेते हैं और वो क्या सोचते हैं कि इसका क्या आउटकम होगा। जैसे सद्दाम हुसैन के द्वारा जब कुवैत पर हमला किया जाता है 90 के समय, तब वो सोच रहा था कि हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसने सोचा पहले, लेकिन अमेरिका ने फिर इराक वाले को बोला, सद्दाम हुसैन को बोला कि कुवैत से बाहर आ जाइए, ओके? तो उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा। तो सद्दाम हुसैन ने भी कुछ सोचा था, यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कुछ सोचा था और दोनों ने सोच के ही डिसीज़न लिया। सद्दाम हुसैन ने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, आपको तो जल्दी निपटा देंगे हम, ओके? आइए तो सही आप। तो फिर अमेरिका वाले आते हैं और उसको समाप्त कर देते हैं। तो सब कुछ आउटकम देखना होता है। जो भी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, जो भी डिसीज़न लेते हैं, उसके आउटकम को आपको देखना होगा कि रिज़ल्ट क्या हो सकता है और जो रिज़ल्ट को पहचान जाएगा, वही इसमें जीत जाएगा, वही उसी को लाभ प्राप्त होगा। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, आप अपने आप से भी पूछ सकते हो। आप जब एग्ज़ाम देते हो, तो एग्ज़ाम देते समय कौन-सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आपके पास में कितने ऑप्शन हैं? उसमें सही क्या हो सकता है? आपके जीवन को आप जीवन में इन 5 पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हो कि आप बेहतर कैसे बन सकते हो, ओके? तो इस प्रकार से ये गेम चलता रहता है। और ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? फ़ॉरेन पॉलिसी के साथ में ये गेम थ्योरी जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट्स पे आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पावर का प्रयोग होता है, डिसीज़न का इसमें प्रयोग किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट इसमें चलता है, कोऑपरेशन इसमें होता है। तो ये कुछ अवधारणाएँ हैं, इसी के साथ में जुड़ी हुई गेम थ्योरी के साथ में इसमें पावर का प्रयोग होता है, कुछ डिसीज़न भी इसमें लिया जाता है, सहयोग भी इसमें होता है और कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें होता है। तो ये सब इसमें साथ-साथ चलता रहता है, सभी को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो इस मॉडल में राष्ट्रों को राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए
प्रतियोगिता कर रहे खिलाड़ियों के समान समझा जाता है, सभी एक जैसे ही होते हैं, ओके? तो नेशनल इंटरेस्ट में कैसे जैसे खिलाड़ी खेलते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रों को समझा जाता है, इस पर हमने बात किया। संयुक्त राष्ट्र संघ एक रेफरी की भांति काम करता है, ये भी हमने देखा। और अंतिम पॉइंट है इसमें, खेल सिद्धांत वास्तव में तर्कसंगत व्यवहार का मॉडल पेश करता है। आप कैसे डिसीजन लेते हो, आपका जो डिसीजन है वो रैशनल कैसे होता है? इसका आंसर हमने दिया कि आपका जो डिसीजन है वो रैशनल कैसे होगा? आपके पास में 5 ऑप्शन है, अभी हमने बात की आपके पास में 5 ऑप्शन है, उसके अनुसार आपको काम करना होगा। सबसे पहले देखना होगा कि आपके पास में ऑप्शन कौन-कौन से हैं। उसके बाद में आपको देखना होगा कि आपका जो सामने वाला है, आपका जो एनिमी है, उसके पास में कौन से ऑप्शन है। तीसरे में उसका कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ओके? उसके बाद में आउटकम हम देखेंगे और लास्ट में जो आपका शत्रु राष्ट्र है, वो किस आउटकम की उम्मीद करता है, ये हम सब देखेंगे। तो जो भी हम डिसीजन लेंगे उसमें रैशनैलिटी का प्रयोग होगा, इंटेलिजेंसी का प्रयोग होगा, सोच समझ कर डिसीजन लिए जाएँगे, ओके? तो ये सिद्धांत ऐसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक होता है। इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो तर्कसंगत होते हैं और राष्ट्र कैसे व्यवहार करता है, उसको वो कारण देता है। रैशनल वो रीज़न देता है कि एक राष्ट्र इस प्रकार से व्यवहार करता है। आगे पढ़ते हैं कुछ। गेम किस प्रकार के होते हैं? गेम 2 प्रकार के गेम माने जाते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक कांस्टेंट गेम भी होता है, वो आपको नहीं पढ़ना, यहाँ पर 2 हम पढ़ लेंगे, इतना काफ़ी रहेगा। पहला इसमें कितने प्रकार के गेम हम पढ़ रहे हैं? सामान्य 2 प्रकार के गेम हम पढ़ते हैं। पहला है ज़ीरो सम गेम और दूसरा है नॉन ज़ीरो सम गेम। इसमें क्या होगा, इसमें कुल खिलाड़ियों की हानियों का अर्थ है दूसरे खिलाड़ियों का लाभ होना, युद्ध का वर्णन, संघर्ष। इसमें क्या होता है, ये है ज़ीरो सम गेम। यदि 2 राष्ट्रों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, वार होगा, तो एक राष्ट्र को इसमें फ़ायदा होगा 100 पॉइंट्स का और दूसरे राष्ट्रों को नुकसान होगा 100 का। जब भी युद्ध होता है, तो इस गेम के अनुसार माना गया कि कोई जब युद्ध होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसके अंतर्गत एक राष्ट्र को लाभ होता है और जितना लाभ एक राष्ट्र को होता है, दूसरे राष्ट्र को उतनी ही हानि होती है। जैसे जो कुवैत वाला युद्ध हम बात करें, इराक के युद्ध जिसको कहा जाता है, गल्फ वार, खाड़ी युद्ध जिसको कहा जाता है, इसमें अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ था। उसको खूब सारा फंडिंग मिला था, यूरोपीय देशों से फंडिंग मिला था और उधर जो पड़ोसी राष्ट्र है, सऊदी अरेबिया जैसे राष्ट्र, उनसे भी काफ़ी फंडिंग उनको मिलता है। तो ये सब देख के ही डिसीज़न उन्होंने लिया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। उसके बाद में ऑयल जो डिप्लोमेसी चलता है, जो तेल है, तेल पर भी उनका नियंत्रण हो गया अमेरिका पर। अमेरिका जैसा चाहता था उसी प्रकार से काम किया, अपनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर ला के रख दिया, ओके? तो वो सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पर कर रहा था। तो जो भी हम देखते हैं कि कोई युद्ध होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो एक को जितना लाभ होता है, दूसरे को उतना ही नुकसान हुआ। अमेरिका को जितना फ़ायदा हुआ, इराक को उतना ही नुकसान हुआ, इराक तहस-नहस हो गया, ओके? तो इन दोनों का यदि सम करोगे आप, दोनों का टोटल करोगे तो 0 प्राप्त होगा आपको। इसलिए कहा जाता है, एक को फ़ायदा होगा और दूसरे को उतना ही नुकसान होगा, ओके? तो ये होता है ज़ीरो सम गेम। मैंने एक थ्योरी पढ़ाई थी आपको, रियलिज़्म, तो रियलिज़्म इसी को फ़ॉलो करता है, ये ज़ीरो सम गेम को ही फ़ॉलो करता है। तो रियलिज़्म का आधार क्या है? ज़ीरो सम गेम ही उसका आधार है। ये सब बातें मैंने पहले आपको बताई थी कि रियलिज़्म में भी कहा जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र पावर को बढ़ाना चाहिए और यदि संघर्ष होता है तो संघर्ष में एक राष्ट्र की जीत होती है और राष्ट्रों के बीच में सहयोग संभव नहीं है। तो इसमें भी ऐसी बातें, राष्ट्रों के बीच में जब सहयोग संभव नहीं हो तो कॉन्फ्लिक्ट होगा और कॉन्फ्लिक्ट में एक राष्ट्र जीत जाएगा और दूसरा हार जाएगा। इसी को तो कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं और हार जाएगा, जीत जाएगा, दोनों का जो सम होगा, एक को प्रॉफिट हो गया 100 पॉइंट्स का और दूसरे को नुकसान हो गया 100 पॉइंट्स का, दोनों को सम करोगे 0 आएगा और इसी को तो कहते हैं ज़ीरो सम गेम। और इस प्रकार की थ्योरी कहाँ पर अप्लाई करते हैं हम? यहाँ पर, जहाँ पर हमें युद्ध को समझाना हो, हमें कॉन्फ्लिक्ट को समझाना हो, ओके? कोई युद्ध को एक्सप्लेन करना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट को हमें एक्सप्लेन करना है, तो हम काम में लेते हैं ज़ीरो सम गेम का। सेकंड है हमारा नॉन ज़ीरो सम गेम। ये लिबरलिज्म से जुड़े जो स्कॉलर है वो इसको फॉलो करते हैं, लिबरलिज्म से जुड़े उदारवादी जो विचारक है वो इसको फॉलो करते हैं नॉन जीरो सम गेम को। और इसमें कहा जाता है कि 2 राष्ट्रों के बीच में व्यापार जब होता है तो ऐसी संभावना है कि एक राष्ट्र को
100 पॉइंट्स का फ़ायदा हो गया और दूसरे को 60 पॉइंट का फ़ायदा हो गया। इनका सम करोगे 160 आएगा, इनका सम करोगे तो 160 आएगा, ना कि 0। नॉन ज़ीरो नहीं, नॉन ज़ीरो हो गया, यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ रहा है। तो इसमें कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि जब एक देश दूसरे देश के साथ में रिलेशन बनाता है तो हमेशा ही उसको नुकसान हो, ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रों को लाभ भी हो सकता है, लाभ भी होगा, दोनों राष्ट्रों को एक साथ में लाभ हो सकता है। जैसे भारत और भूटान और नेपाल की हम बात करें तो इसमें भारत को ज़्यादा फायदा होता है, उनके साथ में ट्रेड हम करते हैं। चीन के साथ करते हैं तो चीन को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, हमें कम प्रॉफिट होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भारत को फायदा नहीं होता है, चीन को भी फायदा होता है, यदि उनके बीच में ट्रेड होता है तो भारत को भी फायदा होता है। भारत और नेपाल का होता है तो नेपाल को भी फायदा होता है और भारत को भी फायदा होता है। तो इस प्रकार से जो प्रॉफिट है 2 राष्ट्रों को हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन ज़ीरो सम गेम, और जो लिबरलिज़्म वाले हैं वो इसी को सपोर्ट करते हैं और उनका मानना है कि जैसे सहयोग होगा तो राष्ट्रों के बीच में को सभी राष्ट्र हैं उनको फायदा होगा। एग्ज़ाम्पल देते हैं फ्रांस का, जर्मनी का, वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि फ्रांस और जर्मनी के अंतर्गत पहले किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन जैसे ही दोनों ने सहयोग स्थापित किया, वैसे ही उनको दोनों को ही प्रॉफ़िट हो गया। एग्ज़ाम्पल देते हैं वो, पहले कितना लड़ाई करते थे फ्रांस और जर्मनी वाले, लेकिन जब उनके बीच में व्यापार शुरू हुआ, लोहा इस्पात वाला जब उनके बीच में कुछ हुआ, लोहा इस्पात, एक लोहा दे रहा था, इस्पात दे रहा था, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, दोनों ने साथ-साथ मिलके विकास किया। जर्मनी यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया एक बार फिर से। तो ये सब कैसे हुआ? सहयोग के द्वारा हुआ। इसलिए लिबरलिज़्म वाले इसको सपोर्ट करते हैं नॉन ज़ीरो सम गेम को। जो रियलिज़्म वाले हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं ज़ीरो सम गेम को, क्योंकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है और कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन यहाँ पर रियलिज़्म वाले ज़्यादा करते हैं। और जो सहयोग की बात करते हैं, दोनों राष्ट्रों को लाभ होगा। कंपैरेटिव गेन का जो कॉन्सेप्ट देते हैं, तुलनात्मक रूप से लाभ होता है, ये सब बहुत पहले हमने बात कर ली है। यदि कोई ये क्लास देख रहा है तो उसको कम समझ में आ सकता है। तो पहले ही क्लासें हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको पहले ठीक से देखिए, उसके बाद में ये क्लास देखिए, ओके? तो पहले की क्लासें कंप्लीट देखिए आप। तो दोनों को लाभ भी हो सकता है और संघर्ष और सहयोग संभव है। संघर्ष भी हो सकता है और संघर्ष के साथ में ही सहयोग भी हो सकता है इसमें। तो क्वेश्चन है संघर्ष और सहयोग कहाँ पर हो सकता है? नॉन ज़ीरो सम गेम में हो सकता है, दोनों को लाभ इसमें हो सकता है। और यदि आपको समझाना हो युद्ध के बारे में आपको समझाना हो, संघर्ष की स्थिति को आपको समझाना हो, तो वहाँ पर हम ज़ीरो सम गेम काम में लेते हैं। आगे इसमें एक स्कॉलर है राइकर, उन्होंने कहा कि ये कोई ए राष्ट्र है और ये बी राष्ट्र है और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद में ए राष्ट्र के साथ में कुछ और राष्ट्र भी मिल गए, जैसे सी मिल गया, डी मिल गया, ई मिल गया, यहाँ पर एफ जी मिल गया, जी मिल गया, एस मिल गया। इस प्रकार से एक कोalition ये बनाते हैं, एक गठबंधन का निर्माण होता है और उसी गठबंधन को समझाया था रायकर ने कि पहले एक-एक होते हैं, उसके बाद में इनके बीच में एक गठबंधन का निर्माण हो जाता है। ओके? गठबंधन का निर्माण क्यों होता है? फ़ायदे के लिए होता है। कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में क्यों जुड़ेगा? जब उसको फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से ये बताते हैं रायकर। और इसको हम 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। आपको देख लीजिए केवल आप, जैसे एक हो गया 2 पर्सन ज़ीरो सम गेम हो गए और एक होता है एन पर्सन। 2 पर्सन यानी 2 राष्ट्रों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और यहाँ पर एन पर्सन यानी 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब हम उसको कहते हैं एन। एन यानी यहाँ पर फिक्स नहीं है, एन की जगह आप 3 लिख सकते हो, जितना हो उतना आप लिख सकते हो और उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो हम उसको एन पर्सन ज़ीरो सम गेम इसको हम कह सकते हैं। इतना पढ़ना नहीं है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ये सब हुआ था, ये फैक्ट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया ज़ीरो सम गेम और नॉन ज़ीरो सम गेम। उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा आप सभी के। आगे चलते हैं। 2 मॉडल चलते हैं, इसी गेम थ्योरी के अंदर के 2 मॉडल और पढ़े जाते हैं। एक है प्रिज़नर डायलेमा, ये किससे जुड़ा हुआ है? नॉन ज़ीरो सम गेम के साथ में जुड़ा हुआ है। एक मॉडल है जिसको कहते हैं कैदी दुविधा मॉडल। एक स्टोरी है, लंबी स्टोरी है। इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं और नहीं भी समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक जेल की कल्पना की गई है
आपको जितना भी पढ़ाएँगे सभी इसी कहानी को लेंगे क्योंकि सभी किताबों के अंदर के तो यही आपको कहानी मिलती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि एक जेल होती है और इस जेल में 2 बंदे पैक होते हैं और इन्होंने कुछ बैंक रॉबरी किया है और फिर दोनों ये जो 2 बंदे हैं, 2 कैदी हैं, ये दोनों इस प्रकार से अपने डिसीज़न लेंगे कि इनको फ़ायदा हो। यानी फ़ायदा का अर्थ हुआ है कि जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकलने का ये प्रयास करते हैं और दोनों सोचते हैं कि हमें बिल्कुल भी सज़ा नहीं हो। सोचते हैं ऐसा है, पहला पॉइंट ध्यान में रखिए, दोनों इस प्रकार से रैशनल तरीके से ये डिसीज़न लेते हैं कि हमें बाहर निकलना है और दोनों अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। बाहर निकलने का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर दोनों अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने डिसीज़न ले लिया, इन्होंने भी ये डिसीज़न ले लिया और इन्होंने भी अक्स डिसीज़न ले लिया, ठीक है? डिसीज़न ले लिया, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट होगा, वो वैसा नहीं है, जैसा उन्होंने सोचा वैसा रिज़ल्ट नहीं हुआ और उनको सज़ा ज़्यादा हो गई। ऐसा ऐसा किस प्रकार से हो रहा है इसको और समझेंगे हम। जैसे 2 कैदी हैं, 2 कैदी हो गए, शख्स दोनों ने 2 प्रकार के डिसीज़न लिए, दोनों ने एक ही प्रकार के डिसीज़न ले लिए। ओके, उसने बता दिया कि इस बंदे ने अपराध किया है, मैंने कुछ नहीं किया या ये बता दिया कि हम दोनों ने अपराध किया है, इसलिए मैं अपना जो गुनाह है वो कबूल करता हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, उसको आप सज़ा दे दीजिए। दूसरे बंदे ने भी ऐसा ही किया, बोला हमने भी अपराध किया है, तो दोनों ने जब अपराध कबूल कर लिया तो दोनों को ही सज़ा हो जाएगी फिर। ओके, तो इस प्रकार से उन्होंने डिसीज़न ज़रूर लिया, लेकिन इनका जो आउटकम आपको देखने को मिलता है, इसमें दोनों को ही नुकसान हुआ। और एग्ज़ाम्पल देखिए, व्यावहारिक एग्ज़ाम्पल देखिए इसको। समझिए व्यावहारिक एग्जाम्पल के द्वारा प्रत्येक राष्ट्र अपना हित अधिकतम करना चाहता है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी राष्ट्र है वो प्रत्येक राष्ट्र अपना हित, अपना इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट या अपना इंटरेस्ट ओके, वो क्या करना चाहता है, मैक्सिमाइज़ करना चाहता है, अधिकतम करना चाहता है और यहाँ पर तर्क का प्रयोग करने पर भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, ये क्या हो गया? वो लॉजिक का प्रयोग करता है, स्ट्रैटेजी का प्रयोग करता है, रैशनल तरीके से वो ये डिसीज़न लेता है, लेकिन जो रिज़ल्ट हम देखते हैं, वो सही नहीं आता है। जो रिज़ल्ट हम देखते हैं, वो सही नहीं आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया, वो ठीक नहीं आया। ऐसा कैसे हो गया? तो इसको हम समझ सकते हैं जैसे यूएसए, यूएसएसआर इन दोनों ने हथियारों का निर्माण किया, लगातार हथियारों का निर्माण किया, जिसको हम आर्म्स रेस कहते हैं, हथियारों की दौड़ जिसको कहा जाता है। क्यों किया? अपने लाभ के लिए। तो इन्होंने जो डिसीज़न लिया, वो अपने लाभ के लिए दोनों ने लिया, बिल्कुल ठीक बात है ना? दोनों जब हथियारों की दौड़ में शामिल होते हैं, तो दोनों ने अपने लाभ के लिए ऐसा किया, लेकिन रिज़ल्ट क्या है इन महोदय का? दोनों राष्ट्रों को नुकसान हुआ। यूएसएसआर बुरी तरह से समाप्त हो गया, डिक्लाइन हो गया, उसके पास में खाने-पीने के लिए कुछ नहीं था, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। तो उसने क्या किया? केवल केवल आर्म्स रेस में ही शामिल हो गया, हथियारों का निर्माण कर रहे थे। एक तरह से मैं बात करूँ तो परमाणु जो बम थे, वो यूएसए से ज़्यादा हो गए थे, यूएसएसआर के पास में जो मिलिट्री है, मिलिट्री पावर काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। यूएसएसआर के पास में सबसे पावरफुल मिलिट्री एक समय हो गई थी। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, लोगों को आज़ादी नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे। तो ऐसे में क्या होगा? इनको नुकसान हुआ। इन्होंने पहले क्या किया था आर्म्स रेस में डिसीज़न लिया, रैशनल रैशनल डिसीज़न लिया कि हम आर्म्स रेस में शामिल होंगे, हम हेजेमनी हो जाएँगे, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएँगे। लेकिन रिज़ल्ट एकदम विपरीत होता है इनका, रिज़ल्ट एकदम विपरीत होता है। यूएसएसआर बुरी तरह फेल हो गए यहाँ पर और उसका डिक्लाइन हो गया, कोलैप्स वो कर जाता है और दूसरी तरफ हम यूएसए देखें, तो यूएसए को भी काफ़ी नुकसान होता है। ओके, लेकिन यूएसए कई सारे फील्ड में साथ काम कर रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तेज़ गति से कर रहा था और भी कई सारे डायमेंशन उसके थे, इसलिए थोड़ा बच पाया यूएसए, लेकिन यूएसएसआर बुरी तरह समाप्त हो गया। ओके, तो इसको ऐसे समझ सकते हो। इससे भी एक बेहतर एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा आपको, भारत और पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल हम समझ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान ने भी लगातार हथियारों की दौड़ में ये शामिल हो गए, लगातार हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी सुरक्षा करना है या जिसका अर्थ है दोनों को ही अपना लाभ अधिकतम करना था। दोनों को ही अपना लाभ अधिकतम करना था और वो आर्म्स रेस में शामिल हो जाते हैं, लगातार परमाणु बम बना रहे हैं। पाकिस्तान वाला तो हमारे से भी ज़्यादा परमाणु बम बना लिया है, ओके? तो पाकिस्तान वाला भी लगातार परमाणु बम बना रहा था, भारत वाले भी बना रहे थे, लेकिन दोनों की देश की जनता भूखे मर रहे थे, उनके पास में खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं था, बेरोज़गारी एकदम बढ़ गई थी और भी कई सारी जो हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य सुविधाएँ यहाँ पर नहीं थी अच्छा, कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं था दोनों देशों के अंतर्गत। लेकिन हथियारों का निर्माण कर रहे थे, किस उद्देश्य से? लाभ
आपके लिए, लेकिन हुआ क्या? दोनों को नुकसान हुआ। जो आउटकम आया वो ठीक नहीं था। जो आउटकम आया क्या वो ठीक था? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यही बात इस प्रिज़नर डायलेमा के अंतर्गत कहा गया कि जो 2 कैदी हैं, वो इस प्रकार से डिसीज़न लेते हैं कि दोनों को फ़ायदा हो, लेकिन अंतिम में दोनों को ही नुकसान होता है। इसलिए 2 राष्ट्र भी सहयोग नहीं करते यहाँ पर। सहयोग करेंगे ही नहीं यहाँ पर, क्यों करेंगे? क्योंकि इन्होंने आपस में सहयोग करते तो ये इनको कम सज़ा नहीं होती। यहाँ पर भारत-पाकिस्तान आपस में सहयोग करते तो नुकसान थोड़ी होता। यूएसए, यूएसएसआर आपस में सहयोग करते तो नुकसान नहीं होता। उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया सहयोग करते तो नुकसान नहीं होता। ओके, तो इनका जो नुकसान है उससे वो बच सकते थे कब? जब इनके बीच में सहयोग होता, लेकिन दोनों ने ही सहयोग को महत्व नहीं दिया और कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाते गए और यही इनकी बड़ी प्रॉब्लम बन गई, दोनों को ही नुकसान हो गया। तो इसको आप समझ गए होंगे कि प्रिज़नर डायलेमा क्या है, कैदी दुविधा मॉडल इसको बोला जाता है। 2 कैदियों के एग्ज़ाम्पल के माध्यम से इस विश्व के अंतर्गत जो आर्म्स रेस की जो घटनाएँ घटती है, यूएस से यूएसएसआर है, भारत-पाकिस्तान है, मुख्य रूप से भारत-पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल इसमें दिया जाता है आर्म्स रेस के अंतर्गत, ओके? तो इसको समझाने के लिए ये आता है प्रिज़नर डायलेमा का मॉडल आता है। तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान है। एक और देख लेते हैं चिकन मॉडल। चिकन चिकन गेम मॉडल इसको कहा जाता है। इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें सहयोग की संभावना हो सकती है। नोट कीजिए चिकन गेम मॉडल के अंतर्गत सहयोग की कोऑपरेशन हो सकता है, लेकिन प्रिज़नर डायलेमा के अंतर्गत कोई भी सहयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो हमने देख लिया। वो हमने देख लिया। दोनों एक जगह आने का प्रयास ही नहीं करते, लेकिन इसमें सहयोग हो सकता है। कैसे? तो इस घटना को समझाने के लिए ही चिकन गेम मॉडल का प्रयोग किया जाता है। क्यूबा संकट 1962 का वो समय था और ये हो गया छोटा-सा क्यूबा, इतना ही छोटा है ये और यहाँ पर ये बड़ा-सा हम ले लेते हैं यूएसए और इससे थोड़ा-सा बड़ा ले लेते हैं क्योंकि यूएसएसआर इससे बड़ा था। ये हो गया यूएसएसआर। ये होगा यूएसएसआर और यूएसएसआर है और क्यूबा दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फिदेल कास्त्रो उस समय रहते हैं। इन पावर में कौन रहते हैं? फिदेल कास्त्रो। यहाँ पर समुद्र है। बे ऑफ क्यूबा जिसको कहा जाता है, क्यूबा की खाड़ी, यहाँ पर पानी-पानी आपको देखने को मिलता है और यूएसएसआर की जो जहाज़ है पनडुब्बियाँ हैं, जिसमें हथियार थे, परमाणु बम थे इसमें, वो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तो अमेरिका वालों ने सोचा कि ये लोग तो हमें कभी भी समाप्त कर देंगे, एकदम नज़दीक आ गए थे, एकदम नज़दीक आ गए थे क्यूबा, एकदम नीचे की तरफ आप जाओगे अमेरिका से मैप में, तो आपको क्यूबा देखने को मिलेगा, वहाँ पर अपनी मिसाइलें ये ला के रख देता है यूएसएसआर वाला। ऐसे में कैनेडी उस समय राष्ट्रपति रहते हैं यूएसए के, हालाँकि वो काफ़ी शांत स्वभाव के रहते हैं। युद्ध को सपोर्ट कैनेडी ने नहीं किया था और उनकी हत्या का कारण भी वही था, वो अलग मैटर हो जाएगा, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है कैनेडी की एक समय के बाद में। तो यहाँ पर क्या हुआ था यूएसए वालों ने भी अपनी जो आर्मी है वो यहाँ पर ले आई, ये भी अपनी बड़ी-बड़ी पनडुब्बी हथियारों के साथ में यहाँ पर इसको रोक दिया चारों ओर, यहाँ पर फैल गई पूरे चारों ओर और यूएसएसआर वालों को बोला आप अंदर मत आइए और अंदर आए तो युद्ध होगा। इस प्रकार का एक माहौल बना था, बड़ा माहौल बना था 1962 के दौरान। ऐसा लग रहा था 2 राष्ट्र कभी भी युद्ध हो सकता है। सभी घबराए हुए थे इस समय 62 के अंतर्गत, ऐसा लग रहा है कि होगा ये युद्ध होने वाला है। लेकिन यहाँ पर यूएसएसआर पीछे हट गया और फिर जब यूएसएसआर पीछे हट गया, तो यूएसए भी पीछे हट गया। कारण क्या है? कारण है यदि ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो दोनों ही समाप्त हो जाएँगे। अपने आप को समाप्त कौन करना चाहेगा? इसलिए अपने आप को जीवित रखने के लिए ये पीछे हट गए और एक समय के बाद में यूएसए भी यहाँ से पीछे हट जाता है। क्यों किया? अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ये दोनों पीछे हट गए। यदि ये दोनों पीछे नहीं हटते तो दोनों ही समाप्त हो जाते। यहाँ पर जो हानि होगी वो इतनी हानि होती है कि दोनों कभी भी भरपाई नहीं कर पाए। ऐसे में दोनों में सहयोग हो सकता है, ओके? तो इसमें सहयोग हो गया यहाँ पर। क्यों हुआ? यदि ये दोनों आगे बढ़ते, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता, दोनों समाप्त हो जाते, ऐसे में सहयोग संभव हो जाता है यहाँ पर क्योंकि यदि सहयोग नहीं करेंगे तो ये बचेंगे ही नहीं।
ओके, ये समाप्त हो जाएँगे। ओके, इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हो। इसको चिकन चिकन गेम इसको कहा जा रहा है और ये जो राष्ट्र पीछे हट जा रहा है ना, यूएसएसआर एकदम यहाँ से पीछे हट गया, तो यूएसएसआर को हम यहाँ पर चिकन शब्द काम में ले लेंगे। एक समय के बाद में यूएसए भी हट गया, तो उसको भी हम चिकन बोल देंगे। ओके, तो ये था चिकन यानी लूज़र जिसको हम बोलते हैं कि ये तो भाग गया, ये भाग गया ओके, चिकन यानी मुर्गा भी तो ऐसे होता है जब उसको काटा जाता है, तो वो भी भागना शुरू कर देता है। क्यों? अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए। इसी प्रकार से ये थ्योरी शायद ये नाम दिया होगा चिकन उसका नाम भी ऐसे समझ सकते हैं या मुर्गों की जो लड़ाई होती है उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। ओके, आमने-सामने आते हैं, दोनों लड़ते हैं, एक तो मर ही जाता है, उसमें दूसरा भी मरने वाली कंडीशन ही हो जाती है, ओके? तो इस प्रकार से भी इसको आप देख सकते हो। तो इसमें सहयोग क्यों होगा? यदि सहयोग नहीं होता है, तो दोनों ही समाप्त हो जाएँगे। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। तो क्वेश्चन आता है, किस मॉडल में सहयोग की संभावना है? तो चिकन गेम के अंतर्गत सहयोग की संभावना है। क्यूबा संकट को हम किसके माध्यम से समझ सकते हैं? चिकन गेम मॉडल के माध्यम से हम क्यूबा संकट को हम समझ सकते हैं। आर्म्स रेस और डिसआर्मामेंट को हम किससे समझ सकते हैं? प्रिज़नल डायलेमा जो मॉडल है उसकी सहायता से हम समझ सकते हैं। और विदेश नीति से जुड़ा हुआ सिद्धांत कौन से? डिसीजन मेकिंग हो गया, गेम थ्योरी है, ये फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ थ्योरी है। ओके, तो ये सब हो गया है। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताया कीजिए, है ना? कमेंट में डाल दीजिए, यदि कुछ समझ में नहीं आया तो अगली क्लास में बात कर लेंगे।